हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी 360 डिग्री पावर प्रिपरेशन। तो देखो, हम कर रहे थे 2025 प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे थे और अभी हमारी जो सीरीज चल रही थी वो थी पॉलिटी। तो देखो, मेरा जो मोस्ट पर्पज़ है ना वो क्या है, हमें क्या करना है। हमें ये नहीं देखना है, मेरा भी पढ़ाने का सिर्फ ये नहीं कि मैं आपको चीज़ लेके आ रहा हूँ और कुछ करवा के चला जा रहा हूँ, बस ये नहीं है। मैं आपको और साथ में ये नहीं कि मैं सिर्फ आपको टॉपिक लेके आ रहा हूँ और बता रहा हूँ कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ा के जा रहा हूँ। उसमें ये भी बता रहा हूँ कि उसमें से क्वेश्चन बढ़ते हैं या भी नहीं बढ़ते और कैसे क्वेश्चन बढ़ते हैं, और जो मोस्ट रिलेवेंट टॉपिक है उसी को लेके आ रहा हूँ। देखो देखो पॉलिटी का बड़ा इंपॉर्टेंस है, पॉलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में बिलीव है। और जैसे मान लो कि यूपीएससी के अंदर 20 क्वेश्चन पूछ लिए, इफ़ देयर इज अ 20 क्वेश्चन इन यूपीएससी प्रीलिम्स from the polity, definitely what I will be teaching you, you will get at least 15 question from those topic only। तो आप है ना डेफिनेटली उन्हीं को कीजिए और उनको बहुत अच्छे से कीजिए, और आप पढ़ो, लेकिन उनको तो बहुत अच्छे से कीजिए जो मैं आपको करवा रहा हूँ, उनमें से डेफिनेटली विल गेट क्वेश्चन। तो क्यों, देखो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है पॉलिटी और अदर जीएस के लिए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि फ्रेमवर्क कैसा बन सकता है। देखो 2023 का जो प्रीलिम्स जो था वो इट वाज द टफेस्ट, तो उसके लेके यूपीएससी को रियलाइज़ हुआ कि देखो यार, हमने 23 के अंदर बहुत टफ कर दिया था, बच्चों को काफ़ी परेशानी हुई थी, उन्होंने 24 किया। मैंने बिफोर ही आई प्रेडिक्टेड कि 24 जो होगा वो ऐसा नहीं होगा जैसे 23 है, लेकिन यू जस्ट स्टडी फॉर 23 एज लाइक ए 23। तो जो बच्चे 23 के प्रोपेस से पढ़े वो 23 डेफिनेटली दे वर एबल टू गिव मेंस। तो अब की बार क्या हुआ, 24 उन्होंने ज़्यादा ही कुछ ईजी बना दिया। यूपीएससी ने सोचा कि यार बच्चे 23 के हिसाब से पढ़ लिए, अब वो तो एबल हो गए, तो हमने ज़्यादा ईजी बनाया। तो 25 जो है ना, इट इज़ गोइंग टू बी ए नॉट ईजी एज मच एज लाइक 24। तो ये थोड़ा ज़्यादा टफ होगा, मतलब 24 से टफ ही होगा, और उनका यूपीएस कुछ सरप्राइजिंग करता ही हर बार, आप सोचते। तो लेकिन जो इनका नेचर है ना क्वेश्चन का, वो नहीं बदलने वाला, वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो मैं जो करवा रहा हूँ उन टॉपिकों को बहुत अच्छे से कीजिए, और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ, और सब्सक्राइब करवाइए, ताकि अपने जो फ्रेंड सर्कल वगैरह जो यूपीएससी बच्चे कर रहे हैं उनको एटलीस्ट बेनिफिट मिले इस चीज़ का। ठीक है, तो अभी आज जो हमारा टॉपिक लेके आया हूँ मैं, वो है ये जो हमारे शेड्यूल है, शेड्यूल जो है उनमें से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक है, एटलीस्ट यूपीएससी प्रीलिम्स इसमें से क्वेश्चन पूछता भी है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में एटलीस्ट क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। क्यों, क्योंकि इसमें से बच्चे है ना, ये फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है इसमें से, और फैक्चुअल बच्चे क्वेश्चन जो होता है वो ज़्यादा इस पर ध्यान देते नहीं कि हाँ शेड्यूल सेकंड में क्या लिखा हुआ है भाई, यहाँ प्रेसिडेंट का कुछ लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट वगैरह ऊपर उसमें पढ़ लिया, शेड्यूल थर्ड का क्या है, कुछ वो तो अफर्मेशन हो गया, ऐसे कुछ एक रख लिया किसी ने बंदे ने, किसी को आधा याद रहा, किसी को मिक्स हो गया। मोस्टली सेकंड थर्ड एंड फोर्थ जो है ना, ये बहुत ये होता है, मतलब मिसिंग, मतलब वो ये हो जाता है, मिक्स हो जाता है दोनों। ये जैसे थर्ड सेकंड और फोर्थ जो है ये तो मिक्स हो ही जाता है, मतलब जनरली देखें तो इसमें हम देखेंगे, क्लियरिटी करेंगे कि पूरा क्लियर करेंगे थोड़ा कि हाँ इसमें से है क्या, कौन सा इसमें से भी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट से लेके 12 तक है, टोटल कितने 12 है। बेसिक जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें 12 नहीं थे, उसमें तो मान लो कम ही थे, ठीक है। तो बाद में धीरे धीरे जब सब जोड़ते गए, 8 9 जोड़ा, फिर ठीक है 8 के बाद 9 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, फिर 11 जोड़ा, फिर 12 जोड़ा, ठीक है। पंचायत राज वाला जो है उसमें 12 जोड़ा, तो 4 तो बाद में जोड़े गए। तो हम देखेंगे कि उसमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है और उसमें से भी कैसे क्वेश्चन बढ़ता है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है कैसे। तो देखो पहला है, फर्स्ट शेड्यूल में क्या पूछता है, कंटेन द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी एंड देयर टेरिटरीज। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन कभी कभार पूछा गया स्टेट पीसीएस में वगैरह। तो ये देखो कैसे है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसमें ये दो वर्ड जो है ना उनमें पूछ सकता है। आपको क्वेश्चन दे दिया कि फर्स्ट शेड्यूल के बारे में आप, या फिर दे दिया कि इंडिया के फेडरलिज्म के बारे में कोई क्वेश्चन दे दिया, या कुछ डिफाइन करने के लिए कि एज कॉन्स्टिट्यूशन जो यूएसए का है, ठीक है, डिस्ट्रक्टेबल नॉन डिस्ट्रक्टेबल यूनियन विथ नॉन डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, ऐसा है। लेकिन इंडिया का क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टेबल यूनियन बट डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। स्टेट तो डिस्ट्रक्ट मतलब उसको भंग करके नया स्टेट वगैरह क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। तो
ये जो लिस्ट एक ऐसा कोई क्वेश्चन बना दिया, उसमें आपको फर्स्ट शेड्यूल पूछे कि भाई क्या दिया है फर्स्ट शेड्यूल में, लिस्ट ऑफ ऑल स्टेट दिया है, ये यूनियन टेरिटरीज दिया है, या क्या दिया है। तो ये आपको वर्ड याद रखना है बस कि उसमें ये वर्ड लिखे हुए, बस इतना है। सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट है सेकंड शेड्यूल। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं नामों को लेके कि बीच में से ये था या नहीं है, उसमें ये है या नहीं है। तो इसमें है क्या, ये सेकंड शेड्यूल जो है ना, उसमें क्या है, उसमें जो ये अपने क्या प्रेसिडेंट वगैरह जो है ना, उनके अलाउंस, ठीक है, प्रिविलेजेस वगैरह, ठीक है, ये किसके दिए हुए, इनमें दिए हुए सेकंड शेड्यूल के अंदर। दूसरा, तो इसमें हमें याद क्या रखना है, ठीक है, इसमें हमें याद रखने की चीज़ क्या है, वो मैटर करता है। वो है कि भाई जो अलाउंस, प्रिविलेज और एम्प्लॉय ये जो दिया हुआ है ना, ये किस किस का है। तो हमें इसमें ये देखें कि प्रेसिडेंट का है, गवर्नर ऑफ स्टेट का है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ठीक है, चेयरमैन राज्यसभा का और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का, और ऐसा कैसा स्टेट में असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर है तो दोनों का। दूसरा, इसमें क्या है, जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए और हाई कोर्ट के जज हो गए। एक इसमें क्या है, CAG, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG। अब मैं देखो इसमें, ये तो हमने पढ़ लिया, याद कैसे रखना है, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों याद रख लो, या फिर आपने को एक तो प्रेसिडेंट है और गवर्नर है, दो हो गए। फिर लोकसभा के दोनों, प्रेसिडेंट, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, लोकसभा के दोनों और राज्यसभा के दोनों, या उसको वाइस प्रेसिडेंट को या फिर चेयरमैन को। राज्यसभा के भी दोनों, लोकसभा के भी दोनों, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के भी ये सेम दोनों, और स्टेट की असेंबली के भी दोनों, और लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो भी दोनों, दोनों मतलब ये हो गए। और ऐसे याद रखोगे इनमें स्पीकर होता है दोनों हर जगह, मतलब एक पार्लियामेंट में अगर लोकसभा में है तो वो राज्यसभा में ऐसा सेम, स्टेट में भी सेम चले, प्रेसिडेंट और गवर्नर और CAG। दूसरा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट याद रख लो दोनों, हाई कोर्ट। इसमें आता कि नहीं है वो आपको याद रखना है कि इसमें नहीं आता है। अटॉर्नी जनरल जो है ना, आर्टिकल 76 में दिया हुआ है स्पेशली, तो वो इसमें नहीं आता है, कवर नहीं होता है। अटॉर्नी जनरल जो है वो इसमें कवर नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या ध्यान रखना है, अटॉर्नी जनरल जो है ना, अटॉर्नी जनरल इसमें नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल जो है वो इसमें नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अब आता है थर्ड में क्या है, थर्ड शेड्यूल में क्या है, क्या लिखा है, ओथ, क्या लिखा है, ओथ एंड एफर्मेशन। ये किसका है, ये जो जितने भी मिनिस्टर ओथ लेते हैं, ठीक है, और जितने भी मिनिस्टर ने ओथ ले ली, जो भी जैसे मान लो कि प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह जो होते हैं, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल हो गए, ठीक है, स्टेट के मिनिस्टर हो गए, ये जो जितने भी है ना, उनकी जो MPs हो गए, MP MLA MPs हो गए, और हाई कोर्ट के जो जज हो गए, ठीक है, और कौन कौन आता है इसमें, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए अपने, पार्लियामेंट के वो MP मैंने बता दिया, और ये CAG हो गया। CAG की भी जो ओथ है ना वो किस में आएगी, इसमें आएगी, CAG की ओथ। देखो इसमें CAG की ओथ थर्ड शेड्यूल में आती है, लेकिन CAG का जो अलाउंस वगैरह जो मिलता है वो किस में, सेकंड शेड्यूल में। दोनों ध्यान रखना, CAG इंपॉर्टेंट है, CAG दोनों में मिलता है। किसका नहीं मिलता है, किसका नहीं मिलता है, किसका नहीं मिलता है, किसका नहीं मिलता, प्रेसिडेंट का नहीं मिलता है। प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये जो है इनके यहाँ नहीं मिलते, स्पीकर के, चेयरमैन के वगैरह, जो इसमें सेकंड शेड्यूल में चेयरमैन वगैरह इसमें था। सेकंड शेड्यूल का किस में सिर्फ मिलता है, सेकंड शेड्यूल का जजेस और CAG है, वो उनका जो ओथ है वो थर्ड शेड्यूल में है। बाकी क्यों नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो है वो अलग से आर्टिकल में दिया हुआ है, और गवर्नर का है वो भी अलग से दिया हुआ है, और स्पीकर वगैरह सबका अलग से दिया हुआ है, तो वो इसमें काउंट नहीं होते, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड शेड्यूल। तो ओथ किसका किसका है, MP हो गए, मिनिस्टर जितने हो गए, जज हो गए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, CAG हो गया, ठीक है। इसमें भी अटॉर्नी जनरल नहीं आता, अटॉर्नी जनरल इस दोनों में नहीं है, CAG हो गया, और दूसरा कौन हो गए, ये जजेस वगैरह हो गए, तो ये इनका है, MLA वगैरह हो गए, MPs हो गए। अब आता फोर्थ शेड्यूल, ये भी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ शेड्यूल क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चे सिर्फ ऊपर से पढ़ते ध्यान दें, अलोकेशन सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। भाई कि काउंसिल ऑफ स्टेट कहाँ, राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर सीट कैसे अलोकेशन होगा,
मतलब किस बेसिस पे इलेक्शन होंगे, किस बेसिस पे स्टेट पे सीट। जैसे यूएसए के अंदर क्या है, यूएसए के अंदर ये है डियर्स कि यूएसए में मान लो जैसे 50 स्टेट है, तो एवरी स्टेट फ्रॉम एवरी स्टेट 2 कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल, मान लो, ठीक है, अपर हाउस के लिए 2 कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट, आइदर state is a small state or the big state, doesn't matter. 2 candidate will be selected, or means 2 person will be elected as a member from in अमेरिका। बट इंडिया में क्या होता है, इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर पॉपुलेशन जितनी होगी उसमें होगा। तो ये मान लो कि यूपी जो है ना, यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा है मान लो, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ जो राज्यसभा के मेंबर है वो भी बहुत ज़्यादा सीटें। मान लो कहीं जैसे सिक्किम वगैरह या कहीं के तो है तो जैसे गोवा वगैरह सिक्किम तो कहीं एक हो गया, बिल्कुल एक ही है, क्योंकि वहाँ में पॉपुलेशन नहीं है। तो इसका तो केस चल रहा है ना, इसका तो कंसर्न चल रहा है। कहाँ चल रहा है इसका, ये कंसर्न रिलेट करें तो जो 2020 ये जो साउथ सदर्न स्टेट जो है ना, ये साउथ ईस्ट जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई देखो हम जो है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हमने एफर्ट लगाए, लेकिन हमारा तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं हो रहा, हमारा तो प्रेजेंटेशन कम हो रहा है वहाँ पर। 2011 के अगर हम उसको देखें उसके हिसाब से तो कम हो रहा है। तो उसके बाद हमने वापस वो 71 और 2 उसका कॉन्सेप्ट लिया। इसमें जब बजट अलोकेशन होता है तो ये जो फंड अलोकेशन होता है उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन मानते हैं कि हमने पॉपुलेशन कंट्रोल की फिर भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट हो रहा है। तो दूसरा, अब आते हैं फिफ्थ शेड्यूल। अब देखो ये 4th शेड्यूल तक आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो, इनको क्वेश्चन बनेगा 100% बनेगा। स्टेट पीसीएस, if you are going to appear in any state PCS exam, definitely you will get question and you will be confused that time। आप कंफ्यूजन में होंगे उस समय, तो आप ये अच्छा है कि इन चीज़ों को रट लो, ये चीज़ें क्या रटने की है। दूसरा है 5th शेड्यूल में क्या है, 5th शेड्यूल में आपको कुछ याद नहीं रखना है। 5th शेड्यूल में जैसे शेड्यूल एरिया है, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स का एरिया है, उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न बढ़ाए जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि कई मिनिस्टर बना दिया, गवर्नर को कुछ स्पेशल पावर दे दिए ताकि स्पेशल मिनिस्टर, ठीक है, कुछ ऐसे काउंसिल बना दी उनके लिए अलग से गवर्नर है। लेकिन किसके लिए, ये जो 6th शेड्यूल है ना, उनके अलावा जो स्टेट है वहाँ अगर कोई ट्राइब्स है उनके लिए 6th शेड्यूल किसके लिए बनाया है। 6th शेड्यूल की एक ट्रिप है आमताम, एक ट्रिक है आमताम, याद कर लो। आम ताम, मैं इसको ऐसे याद करता, लेकिन कोई करते एटीएम भी करते, एटीएम और एक और में एटीएम हम ऐसे भी। आम ताम मतलब क्या, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया, ये 6 शेड्यूल के। तो ये दोनों ध्यान रखने की बात है, इनको थोड़ा डीपली पढ़ना, हम भी इसको करेंगे इन टॉपिक, क्योंकि इनसे क्वेश्चन यूपीएससी अक्सर हर साल एक क्वेश्चन पूछता है। इनसे ऐसे भी नहीं, इनसे डीपली क्वेश्चन भी पूछता है, इनके यहाँ सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये स्टेट पीसीएस में इसका सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि 6 शेड्यूल में क्या है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जा सकते हैं कि इन नामों को लेके कभी कभी, क्योंकि त्रिपुरा की जगह कुछ अलग कर देते हैं, ठीक है, मिजोरम की जगह मणिपुर याद आ जा सकता है। तो आमताम याद रखना कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और 5th शेड्यूल में इनके अलावा जो है वो, तो इनको हम डिटेल से वापस करेंगे कि इनसे क्वेश्चन हर बार बढ़ता है। 7th शेड्यूल यूनियन लिस्ट, इनसे क्वेश्चन कैसे बनता है मैं बता दूँ। इनका क्वेश्चन बढ़ेगा आपको 7th शेड्यूल, ऐसे अभी जो यूपीएससी का ट्रेंड चल रहा है वो पूछेगा, कुछ आपको मैटर दे दी गई, कुछ आपको ऐसे चीज़ें दी गई, ये बताओ स्टेट लिस्ट का आता है या यूनियन लिस्ट में या कंकरेंट लिस्ट में। तो आपको याद रखना है 42 जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें जैसे एजुकेशन और फॉरेस्ट जो था उनको स्टेट लिस्ट से कहाँ लेके गए, एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह वो लेके गए, उनको लेके गए कंकरेंट लिस्ट में। तो इनको क्वेश्चन, इनका जो क्वेश्चन है वो वहाँ से बनेगा, इनको भी हम करेंगे। तो मैं ये बता भी रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि इनको सिर्फ ऐसे पढ़ने से क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको हल नहीं कर पाओगे कि 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट और वो दिया गया है, चलो ये तो याद होना ही चाहिए बेसिक, लेकिन इनको ऐसे पढ़ना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट, जैसे मैं बता दूं कि लक्ष्मीकांत जो है उनके पीछे दिया गया है ये। तो आपको क्या कीजिएगा कि जो मोस्ट आपको लग रहा है कि आप कहीं देख रहे हो इस टॉपिक को और ये PYQ देख लो, उनके हिसाब से आप ये देखना कि हाँ ये प्रीवियस ईयर में पूछते हैं, ऐसा पूछते हैं, उस हिसाब से आप टॉपिक याद कर लो कि यूनियन लिस्ट में ये आते हैं, स्टेट लिस्ट में ये आते हैं, कंकरेंट लिस्ट में ये आते हैं। एक लिस्ट बना दो, फिर लिख लो, फिर आप उनको पढ़ लोगे ना तो आपको एक आइडिया लग जाएगा।
तो क्या करता है प्रीलिम्स के अंदर एक टॉपिक नहीं, एक वर्ड नहीं देते, 2-4 साथ में देते, तो ये किस लिस्ट में आता है, तो आपको एटलीस्ट 1-2 से पता चल जाएगा कि स्टेट लिस्ट का है। ठीक है, तो आपको इसमें से 7 शेड्यूल से ऐसे पूछता है। 8 शेड्यूल से 24 में भी क्वेश्चन अभी पूछा है, तो उनका पूछने का कैसा है, देखो यहाँ भी क्या है, या जो 3 बार जो 71 में वगैरह जो अमेंडमेंट होके जैसे 4 वगैरह मगही वगैरह, ये मणिपुरी वगैरह, जो नेपाली वगैरह, सिंधी वगैरह जो जोड़ी गई थी ना, ऐड की गई थी, और जो मान लो जो क्लासिकल लैंग्वेज है किसको तो या तो क्लासिकल लैंग्वेज से पूछ लेंगे। ठीक है, अभी जैसे मराठी को भी क्लासिकल लैंग्वेज दिया गया है, मराठी को रिकॉग्नाइज किया गया एज ए क्लासिकल लैंग्वेज, या फिर दूसरा ये पूछ लेंगे कि भाई इसमें से उसने जैसे मान लो कि 71 के ऐसे अमेंडमेंट में कौन से जोड़े गए थे, कौन से ऐड किए गए थे, या तो वो पूछ लेंगे कौन कौन सी ऐड की गई थी, तो उनमें कन्फ्यूजिंग है तो वो आप याद कर लो ऐसा। या फिर स्टेट पीसीएस में हो सकता है कोई नाम दे दे कि कौन कौन सी 8 शेड्यूल के अंदर आती है, वो हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये चांस है कि कौन से अमेंडमेंट में कौन सी जोड़ी गई थी, कौन सी ऐड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है वो आपको ध्यान होना चाहिए। 9 शेड्यूल में 9 शेड्यूल कुछ खास अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक है आपको बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको कुछ पूछ सकता है क्वेश्चन। कहाँ से पूछेगा भाई कि कौन सा अगर बसने के लिए फंडामेंटल राइट का वायलेशन वगैरह ऐसा कुछ होता है, या कुछ जैसे ये मोस्टली बनाया था जो लैंड जो थे उस समय क्या करना था, नेशनलाइजेशन करना था, ऐसा कुछ। ये नेहरू जी ने पहले एक तो यह पूछ सकता है क्या है, मैं आपको बता दूं, ये तो किसने लाया था, ये नेहरू जी ने जो थे उन्होंने पहले ही कर दिया था, इसको इनरेक्ट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन इन्होंने था टारगेट कि भाई जो लैंड के रिफॉर्म करेंगे ना, तो जो पहले जो ये प्रॉपर्टी अभी जो प्रॉपरली नेशनलाइजेशन नहीं हुआ है लैंड का, तो क्लेम करेंगे, फंडामेंटल राइट था पहले प्रॉपर्टी का, तो कि भाई इसके अंदर डालेंगे, उसके ऊपर क्लेम नहीं करेंगे, कोर्ट में अंदर नहीं जा सकते। लेकिन जो कहता है कि जो फिर लास्ट में जो वर्डिक आता है, तो उन्होंने कहा कि कोर्ट का वर्डिक कहता है कि जो 24 अप्रैल उसके बाद जो केशवानंद भारती केस हुआ 1973 का, ये जो 1973 का केशवानंद भारती केस होता है 24 अप्रैल, तो कोर्ट कहता है कि उसके बाद से जितने भी 9 शेड्यूल में डाले गए ना, उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि उसके बाद जो 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी अगर मैटर उसके अंदर डाला गया 9 शेड्यूल के अंदर, उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ये है 9 शेड्यूल का मैटर। 10 शेड्यूल का आपको आरपीए एक्ट पढ़ना है, आरपीए एक्ट से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट, एक तो है 1950 का, ठीक है, एक है 1951 का, 51 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना, इनसे क्वेश्चन 25 में एक डेफिनेटली बनेगा, मैं कह रहा हूँ, इसको पढ़ लेना 10 शेड्यूल का। बाकी 10 शेड्यूल में स्पीकर वो हम आगे जाके सब वैसे हम पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूँ। 11, 12 ये पंचायती राज के बारे में, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, तो इनको पढ़ेंगे हम। ये भी इनमें से क्वेश्चन अभी तक ऐसा कुछ पढ़ने की पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं है। कुछ मैटर जो होते हैं इसमें जैसे 29 मैटर है, ठीक है, इनमें 29 है, और जो 12 शेड्यूल है उसमें 18 है, म्यूनसिपलिटी के लिए 18 मैटर है, और पंचायत के लिए 29 है। तो उसमें से कुछ स्टेट में अभी तक बन से 1-2 क्वेश्चन ऐसे बने भी है, जैसे पूछते हैं कि उसमें से कौन सा मैटर इसमें नहीं आता है, पीपीएस भी पूछ सकता है। तो मैं इस वे पे पढ़ाऊँगा, तो मैं पढ़ाने का तरीका भी आपको बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है। अब देखो, मोस्ट ऑफ जो कौन से पार्ट और कौन से टॉपिक जो है, कौन से आर्टिकल आपको याद रखने हैं, फंडामेंटल राइट के आपको प्रॉपर याद रखने पड़ेंगे। डीपीएसपी के आपको रटने हैं, क्या करना है, डीपीएसपी जो है ना, इनको आपको रटना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट हो गया। एक फंडामेंटल ड्यूटी, इनको तो पढ़ना ही है, फंडामेंटल। इनमें सिटीजन का कोई नहीं पढ़ना है, सिटीजन का जो एक्ट है 1951 उसको पढ़ लो, इनमें ज़्यादा नहीं। 11 का याद रख लो कि भाई पार्लियामेंट के पास यूनियन टेरिटरी का 2 और 3 पढ़ लेना, 2 और 3 आपको पढ़ना है, आर्टिकल याद रखना है, और उसमें से पढ़ना भी है। गवर्नमेंट के अंदर कौन से ये, ठीक है, इनमें से जैसे एक तो मान लो कि इम्पीचमेंट वाला हो गया, ठीक है, कुछ मान लो कि स्पेशल पावर हो गए, तो वो आपको याद रखना है। कुछ इसमें मतलब 10 आप मान लो कि 10 जो है 10 आर्टिकल आपको याद रखने हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव का हो गया, पार्लियामेंट के कौन कौन से वो याद रखना, प्रिविलेजेस वाला वगैरह हो गया, तो याद रखना। कभी कभी क्या होता है, अचानक आर्टिकल दे दिया और वो पूछ गया, जैसे 24 में मनी बिल को लेकर हुआ था बच्चों के साथ खेल, ऐसा हो सकता है। जैसे लेजिस्लेटिव ऑर्डिनेंस कोई हो गया तो उसके लिए पूछ गया,
जुडिशरी है, इंडियन जुडिशरी से तो आर्टिकल तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको है तो एक बार नज़र डालनी है। CAG का इंपॉर्टेंट आर्टिकल जरूर पढ़ लेना। स्टेट गवर्नमेंट का भी वो का उसी ने जैसे स्टेट में सेंटर में पढ़ोगे, ठीक है। हाई कोर्ट का भी जैसे 226 वगैरह कुछ जैसे होता है, जैसे 32 वहाँ पे। यूनियन टेरिटरी जो है इतना कोई ठीक है नहीं पूछता। पंचायत का है तो याद कर लेना। स्टेट पीसीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल्स। स्टेट पीसीस के लिए ये और ये तीनों, कोऑपरेटिव सोसाइटी और यूपीएससी के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो म्यूनसिपालिटीज़ और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, इनको और डीपीएसपी को रिलेट करके पढ़ना है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। जैसे 9B के अंदर क्या आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो ये आपको भी देख लेना इनमें से। दूसरा शेड्यूल ट्राइबल एरियाज, ठीक है, 10 के अंदर इसको थोड़ा पढ़ लेना। इनमें 62 और 62 आर्टिकल 62 याद होना चाहिए, 262 और 63 रिवर डिस्प्यूट वगैरह, इनको थोड़ा अच्छे से 2 दोनों याद होना चाहिए। बाकी कुछ जैसे राज्यसभा मैटर ट्रांसफ़र करती है वो कैसे, तो ये भी एक प्रकार से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये मैंने बता दिया वो है। इसमें से ये वाला ये आपको याद होना चाहिए कहाँ पे राइट प्रॉपर्टी का, और ये वाला कॉमर्स वाला। बाकी यूपीएससी का तो आपको याद होना ही चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं। इलेक्शन कमीशन का याद होना चाहिए थोड़ा, बाकी तो सबका लगभग याद तो होना ही चाहिए, लेकिन मेन मैं कह रहा हूँ कि उसका है तो आपको उसका तो पढ़ना ही है। तो भी इसमें एमरजेंसी, हाँ एमरजेंसी का आपको याद होना चाहिए। अब देखो इसमें ये बस याद होना चाहिए आपको, इतने आर्टिकल में अगर याद है, बाकी तो ओवर थ्रो थोड़ा थोड़ा तो याद होना चाहिए। एक और भी और कितने जो पार्ट है वो तो पार्ट तो आपको याद होनी चाहिए डेफिनेटली। देखो पार्ट 6 क्या बोल रहा है, टैलेंट पार्ट ऑफ स्टेट्स वॉज डिलेटेड बाय, पार्ट जो ये 6 है ना उसको डिलीट कर दिया गया था 7th अमेंडमेंट जो था 1956 के अंदर डिलीट कर दिया। सब्सिक्वेंटली बोथ पार्ट 4A एंड 14A वर एडेड 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और पार्ट जो ये 9A वॉज एडेड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और पार्ट से 9B वॉज एडेड 79 कॉन्स्टिट्यूशन, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 1997 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 बी, और ए जो था वो 74 में लिए अमेंडमेंट किया गया था उसको। अभी इसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं हम, मैंने रिवीजन के लिए ऐड किया। अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ यूनिक एंड इट्स कंटेंट एंड स्पिरिट, इट हैज़ मैनी बोरोड फीचर्स वगैरह, ठीक है, ये तो ठीक है। सैलिएंट फीचर क्या है, सैलिएंट फीचर इज द कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, टाइट ऑफ रिटन कहाँ पे, इंडिया जर्मनी फ्रांस के अंदर है, ठीक है। जियोग्राफिकल फैक्टर, हिस्टोरिकल फैक्टर किससे इन्फ्लुएंस था, 1935 एक्ट से इन्फ्लुएंस था। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, और बोथ सेंटर और स्टेट के लिए दोनों सिंगल है। डोमिनेंस, ठीक है, लीगल एक्सपर्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, बोरो कहाँ से किया गया, ब्रिटिश से, यूएसए से हमने पढ़ा है, तो ये आपको देख लो वापस। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से क्या। फिर 9 क्या है, इंटीग्रेटेड जज एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या है, ठीक है, हम इसको वापस पढ़ेंगे क्या क्या ऐड किया गया था। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है ये कब किया गया था, 18 था पहले, मतलब पहले 21 था फिर 18 किया गया 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988 में। सिंगल सिटीजनशिप, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। यूनिटरी बेसिस है, यूनिटरी बेसिस कैन बी सीन इन स्ट्रॉन्ग सेंटर, थोड़ा सेंटरिंग स्ट्रॉन्ग है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, और क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, ये यूनिटरी वाला फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, तब यूनिटरी मैंने पढ़ाया था कि फ्लेक्सिबल होगा तो आसानी से पार्लियामेंट अमेंड कर सकेगी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर है, और सेंटर सिविल सर्विस एंड एमरजेंसी प्रोविजन। फेडरल में क्या आता है, फेडरल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश फेडरल सिस्टम कंटेंट 2 गवर्नमेंट, स्टेट और सेंटर की डिवीजन ऑफ पावर है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ताकि आसानी से एडिट अमेंड ना हो सके। जुडिशरी और बाई कैमरल, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और बाई कैमरलिज्म,
DPSP हो गया, फंडामेंटल राइट हो गए, ये देख लो, ये सब फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कुछ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, नॉमिनल है, रियल एग्जीक्यूटिव हो गया, मेजर नॉमिनल। रियल कौन है? रियल है प्रधानमंत्री, नॉमिनल कौन है? प्रेसिडेंट। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की मिनिस्टर्स आर मेंबर्स ऑफ द आइदर हाउस, प्राइम मिनिस्टर वगैरह, ये हो गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और कैसा है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इनको लेना हो तो आपको ले लो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।